ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र में हम लोग जो है टेस्टिस की आंतरिक संरचना या वृषण की आंतरिक संरचना हमने देखा था, और पिछली क्लास में उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी लंबवत काट देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और अब हमने बात की थी कि लॉब्यूल का अनुप्रस्थ काट देखेंगे। किसका? लॉब्यूल का अनुप्रस्थ काट। तो जरा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे कि भाई मान लो ये एक लॉब्यूल है, गोल बना है क्या? तुक्का नहीं है, इरेक्टिस है। क्या है? फिर से बनाओ। बड़ी काली नजर है तुम लोगों की, है? एक बार और चलो ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इधर से प्रभाव गया था। चलो भाई देखेंगे ये क्या है। लॉब्यूल है। क्या ये? और लॉब्यूल के अंदर मिलती हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं। क्या मिलेंगी? सेमिनिफेरस नलिकाएं। ठीक है। हमने बोला 1 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर हमें मिलती हैं अंतरस्तरीय ऊतक। क्या मिलते हैं? अंतरस्तरीय ऊतक। याद आ रहा है? अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि नहीं? हाँ, तो ये हो गए अंतरस्तरीय ऊतक। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सेमिनिफेरस नलिकाएं ही क्या होती हैं? वो स्थान है जहां पर युग्मक का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है? बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो। हम किसी एक सेमिनिफेरस नलिका में बनाएंगे डायग्राम, वैसा ही बाकियों में भी रहेगा। अपने को एक में ही बनाना है, सब में नहीं बनाना। ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर क्या है? जो सेमिनिफेरस नलिका की उपकला है, कौन सी उपकला? सेमिनिफेरस नलिका की उपकला जो है, इसी को हम जनन उपकला कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनन उपकला। यही उपकला में जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? युग्मक। तो जो सेमिनिफेरस नलिका की आंतरिक परत होती है उसे हम कहते हैं जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। अब ध्यान से सुनो। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये उपकला ऊतक का उदाहरण है, एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है। और पढ़े लिखे लोग जरा बताएंगे किस प्रकार की उपकला का उदाहरण है ये? जनन उपकला जो उदाहरण है ये किस प्रकार की उपकला का उदाहरण है? किस उपकला के उदाहरण में जनन उपकला आता है? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नहीं बोलना है, ऐसा देंगे दीवार में चस्पा हो जाओगे। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? सरल घनाकार उपकला ऊतक। तो ये किसका उदाहरण है? सरल घनाकार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है कौन? कौन उदाहरण है? जर्मिनल एपिथेलियल। ये सेमिनिफेरस नलिका का क्या बनाता है? अस्तर। ये है लॉब्यूल और ये है सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
अब जब ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं जब ये विभाजित होती हैं तो इनके विभाजन से कुछ कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? हाँ, इनके विभाजन से कुछ कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये किसके विभाजन से बनी है? जर्मिनल एपिथेलियम। और इसमें जो कोशिकाएं हैं उन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स। उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। इनके विभाजन से बनी स्पर्मेटोगोनिया। अब होता क्या है कि जो जनन कोशिकाएं हैं इनके अगल बगल कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा बड़ी बड़ी, ठीक है, अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं जो देखने में उनका आकार अंगूठे के निशान जैसा होता है और अंदर से खोखली होती हैं। इनका नाम है सर्टोली कोशिका। क्या नाम है? सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिका। आकार बड़ा होता है। कहाँ उपस्थित होती हैं? जनन उपकला की कोशिकाओं के बगल में पाई जाती हैं। नाम है सर्टोली कोशिका, ठीक है। तो जनन उपकला के बगल में है सर्टोली कोशिका और जनन उपकला की कोशिका के विभाजन से बना स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये विभेदित होता है। क्या होता है? विभेदित। तो इसके विभेदन से कुछ कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाएं बनती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया के विभेदन से बनती हैं और इनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये किसके विभेदन से बना है? स्पर्मेटोगोनिया के विभेदन से बना है, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। इसमें मियोसिस होता है तो कुछ कोशिकाएं बनती हैं इसके मियोसिस से, ठीक है। ये मियोसिस से अलग अलग रंग की हम कोशिकाएं बना रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मियोसिस होता है तो कुछ कोशिकाएं बनती हैं जिन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है तो बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है तो और छोटी छोटी ऐसी गोल गेंद जैसी कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। कैसी कोशिकाएं हैं? छोटी गेंद जैसी कोशिकाएं हैं, नाम है स्पर्मेटिड, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड होती हैं ये जाकर सर्टोली सेल की भित्ति से जुड़ जाती। किसकी भित्ति से? सर्टोली सेल की भित्ति से जुड़ जाती और जब उससे जुड़ती हैं तो सर्टोली सेल से पोषण लेती हैं। क्या लेती हैं? पोषण। और अपने आप को विकसित करती हैं और इनमें फ्लैजेला विकसित होने लगता है। तो जब ये जुड़ती हैं तब इनमें फ्लैजेला नहीं होता और जब विकसित होती हैं तो इनमें धीरे धीरे फ्लैजेला विकसित होने लगता है। लेकिन जब तक ये इससे जुड़ी है, चाहे इनमें फ्लैजेला हो चाहे ना हो, जब तक ये सर्टोली कोशिका से जुड़ी है इनका नाम क्या रहेगा? स्पर्मेटिड। लेकिन विकसित होने के बाद जैसे ही ये सर्टोली कोशिका से अलग होंगी, इनमें फ्लैजेला उपस्थित है और ये सर्टोली कोशिका से अलग हो गई हैं, तब इनका नाम हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। तो जब ये जुड़ी सर्टोली कोशिका से तब इनमें फ्लैजेला नहीं था, फ्लैजेला विकसित हुआ। अभी भी ये जुड़ी हैं, अभी भी ये क्या कहलाएंगी? स्पर्मेटिड। फ्लैजेला विकसित होने के बाद जब ये इससे अलग होंगी तब क्या कहलाएंगी? स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ ही वास्तविक में नर युग्मक होता है।
तो जो मेल गैमीट होता है वो कौन होता है? स्पर्मेटोजोआ। अब इसके बाहर हमें कोशिकाएं मिल रही हैं, यहां पर इनको हमने नाम दिया था क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतरस्तरीय कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक पाई जाती है लेडिग सेल्स। क्या पाई जाती है? लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स वो हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। और दूसरी जो कोशिका का प्रकार यहां मिलता है वो होती हैं, वो WBC का एक रूप होती हैं, प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं, और उन्हें कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, जो कि WBC या भक्षक कोशिका का रूप हम बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स नाम क्या है ये? इसमें हमें मिलेगी कौन? WBC मिलेगा, मैक्रोफेज मिलेगा, है ना, ये कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? अंतरस्तरीय ऊतक। अब जो कोशिका का क्रम रहेगा वो महत्वपूर्ण है, कि जो विभाजन का हमने क्रम देखा है उस क्रम में सबसे पहले शुरुआत होगी कहां से? जर्म कोशिका से। कहां से शुरुआत होगी? जर्म कोशिका। इसके विभाजन से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के विभेदन से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 से बना स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड सर्टोली कोशिका में जाके विकसित हुआ किस रूप में? स्पर्मेटोजोआ। तो इस विभाजन का जो क्रम है उसमें सर्टोली कोशिका नहीं आता, और कौन नहीं आता? इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं आता। ठीक है। और वास्तव में जो नर युग्मक होता है वो कौन होता है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, बना लो फिर लिखते हैं। तो ये कोशिका के उसमें भले तुम स्पष्ट रूप से ना बना पाना, लेकिन जो क्रम है वो क्रम बनाना बहुत जरूरी है। कितने बच्चों का अभी एनिमल किंगडम छूटा हुआ है? एनिमल किंगडम हाथ ऊपर करो। ठीक है। बायोमोलिक्यूल तो H2 वाले बच्चों का हो गया था। अब कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा जो उसके बाद आया होगा, है ना।
हो गया? बन गया? लिखो। लॉब्यूल के अनुप्रस्थ काट में सेमिनिफेरस नलिकाओं की आंतरिक सतह, सेमिनिफेरस नलिकाओं की आंतरिक सतह, सेमिनिफेरस नलिकाओं की आंतरिक सतह सरल घनाकार उपकला ऊतक, आंतरिक सतह सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, ब्रैकेट में लिखना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सरल घनाकार उपकला ऊतक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सरल घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है, जिसे जनन उपकला भी कहते हैं। बनी होती है जिसे जनन उपकला भी कहते हैं, जिसे जनन उपकला भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? जनन उपकला, जिसे जनन उपकला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनन उपकला। इसकी कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं, इसकी कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं। अब यहां से 5-6 पॉइंट, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बन के आता है। अगला पॉइंट, जनन कोशिकाओं में माइटोसिस, जनन कोशिकाओं में माइटोसिस विभाजन से
जनन कोशिकाओं में माइटोसिस विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, स्पर्मेटोगोनिया में विभेदन से, स्पर्मेटोगोनिया में विभेदन, विभेदन को अंडरलाइन कर लेना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में विभेदन से, स्पर्मेटोगोनिया में विभेदन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया में विभेदन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनती है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनती है। अगला पॉइंट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1, और मियोसिस 1 को अंडरलाइन कर लेना। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 विभाजन से, मियोसिस 1 विभाजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 विभाजन से, मियोसिस 1 विभाजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। अगला पॉइंट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 विभाजन से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 विभाजन से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 विभाजन से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कोशिका बनती है। स्पर्मेटिड कोशिका बनती है। अगला पॉइंट, जनन उपकला में, जनन उपकला में कोशिकाओं के बगल में, जनन उपकला में कोशिकाओं के बगल में अंगूठे के निशान के आकार, अंगूठे के निशान के आकार, अंगूठे के निशान के आकार की बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंगूठे के निशान के आकार की बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंगूठे के निशान के आकार की बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल्स, जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक है, लिखो, स्पर्मेटिड कोशिकाएं, स्पर्मेटिड कोशिकाएं सर्टोली कोशिका की, स्पर्मेटिड कोशिकाएं कॉमा सर्टोली कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़कर, कोशिका झिल्ली से जुड़कर, स्पर्मेटिड कोशिकाएं कॉमा सर्टोली कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़कर उससे पोषण प्राप्त करती हैं, जुड़कर उससे पोषण प्राप्त करती हैं, जुड़कर उससे पोषण प्राप्त करती हैं। इसीलिए सर्टोली कोशिका को, इसीलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका, इसीलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका या नर्स सेल लिखा वहां पे, सर्टोली के नीचे देखो नर्स सेल, सर्टोली कोशिका को नर्स सेल
सर्टोली कोशिका को नर सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिका को नर सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? नर सेल। अब ध्यान से सुनना। सर्टोली, ये मान लो सर्टोली कोशिका है, ये स्पर्मेटिड है, ठीक है, ये स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड गया किससे जुड़ा? सर्टोली कोशिका गया, उससे पोषण लेगा। इससे पोषण लेकर ये विकसित होगा किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो ये जो बदलाव दिख रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो लिख लो, पोषण प्राप्त कर स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। पोषण प्राप्त कर स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब जब तक ये जुड़ा है तब तक स्पर्मेटिड है, विकसित होने के बाद ये अलग हो गया, तब क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजोआ। तो लिख लो, विकसित होने के बाद स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से अलग होता है। स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से अलग होता है, तब उसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और अलग होकर बाहर निकलने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। अलग होकर बाहर निकलने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। अलग होकर बाहर निकलने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो, स्पर्मेटोजोआ वो पूर्ण विकसित कोशिका है। स्पर्मेटोजोआ वो पूर्ण विकसित कोशिका है। स्पर्मेटोजोआ वो पूर्ण विकसित कोशिका है जो नर युग्मक कहलाती है। पूर्ण विकसित कोशिका है जो नर युग्मक कहलाती है। स्पर्मेटोजोआ वो पूर्ण विकसित कोशिका है जो नर युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? नर युग्मक, यानी मेल गैमीट, ठीक है। आगे लिखो, अंतर स्तरीय ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतर स्तरीय ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला लेडिक सेल्स। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला लेडिक सेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। पहला लेडिक सेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। लेडिक सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। और दूसरा, प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा सक्षम कोशिका, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। प्रतिरक्षा सक्षम कोशिका, प्रतिरक्षा सक्षम कोशिका या इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, जिसमें WBC तथा
जिसमें WBC तथा मैक्रोफेज पाई जाती हैं, जिसमें WBC तथा मैक्रोफेज पाई जाती हैं, WBC तथा मैक्रोफेज पाई जाती हैं। ठीक है, एक बात हो गई ये। अब आ जाओ तो यहां हो गया पेयर्ड टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो संरचना है, जो कार्य है। अभी हम यहाँ शुक्राणु जन्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के क्रम और उनके नाम हमें मालूम होने चाहिए अभी की स्थिति में। आगे जब ये दोबारा आएगा तो मैं पूछूंगा कि कौन किसके बाद कौन सी कोशिका बनी थी। अगली हेडिंग डालो, सहायक नलिकाएं। 4 भाग पढ़े थे, पेयर टेस्टिस, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और नर जननांग। तो अगला लिखो सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट। अब कुछ नलिकाओं के नाम तो हमें मालूम है, क्योंकि हमने देखा ही है टेस्टिस की आंतरिक संरचना में। तो सहायक नलिकाओं में कुछ भाग तो हमें मालूम है, तो लिखो कि इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। रीटी टेस्टिस, अच्छा क्रम में लिखना है ऐसे। निम्न संरचनाएं पाई जाती है, तो मैंने ऊपर से नीचे लिखा है, तुम ऐसे लाइन में लिखना। ठीक है, मैं इधर बढ़ाता तो फिर आता नहीं है ना। तो तुम लिखना रीटी टेस्टिस, एरो वासाइफ्रेंशिया, एरो एपिडिडाइमस, एरो वास डिफरेंस, एरो इजैकुलेटरी डक्ट, एरो यूरेथ्रा। ये सब मिलकर क्या कहलाती हैं? सहायक नलिकाएं। और ये इनका क्रम है। जब स्पर्मेटोजोआ यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा? सेमिनिफेरस नलिका से निकलेगा, तो कहां जाएगा? रीटी टेस्टिस में। वहां से कहां जाएगा? वासाइफ्रेंशिया। वहां से एपिडिडाइमस में संग्रहित होगा, और जब स्खलन होगा तब एपिडिडाइमस से निकलेगा वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा से होते हुए बाहर स्खलित होगा। तो ये सहायक नलिकाओं का क्रम और उनके नाम याद रखना है अपने को, ये क्रम। अब इसमें अभी हम लोगों ने कहां तक लिख लिया है? एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, एपिडिडाइमस तक तो अपन ने लिख लिया है। लिखो, ये क्रम लिख लिया। अब नीचे हेडिंग डालो वास डिफरेंस, और वो डायग्राम याद करो, अभी अभी जो अपन ने देखा था, पहला वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। देखो, एपिडिडाइमस से उत्पन्न होकर वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस से उत्पन्न होकर वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए ब्लैडर के निचले भाग तक पहुंचता है, ब्लैडर के निचले भाग तक पहुंचता है, जहां उसमें ब्लैडर के निचले भाग तक पहुंचता है, जहां उसमें एक ग्रंथि खुलती है, बातें नहीं, जहां उसमें एक ग्रंथि खुलती है जिसे सेमिनल वेसाइकल,
एक ग्रंथि खुलती है जिसे सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशयी नलिका, सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशयी नलिका कहते हैं, जहां उसमें एक ग्रंथि खुलती है जिसे सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशयी नलिका कहते हैं। तो हमें ये मालूम है कि एक वास डिफरेंस में एक सेमिनल वेसाइकल खुलेगा। अब बात ये है कि ये जो ग्रंथि है ये किसी पदार्थ का, किसी तत्व का, किसी तरल का स्राव करती है। तो अब इसके बारे में हम एक लाइन बस लिखेंगे कि इसके द्वारा सेमाइनल तरल या शुक्राशयी तरल, इसके द्वारा सेमाइनल तरल या शुक्राशयी तरल, शुक्राशयी फ्लूइड, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, इसके द्वारा सेमाइनल फ्लूइड या शुक्राशयी तरल, सेमाइनल फ्लूइड या शुक्राशयी तरल का स्राव होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सेमिनल वेसाइकल के खुलने के बाद वाला भाग, सेमिनल वेसाइकल के खुलने के बाद वाला भाग इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ध्यान से देखो, वास डिफरेंस आ रहा था, उसमें खुला कौन, सेमिनल वेसाइकल। अब उसका नाम आगे का बदल गया, क्या नाम हो गया, इजेक्ट। संरचना में कोई भिन्नता नहीं मिलेगी, नाम बदल गया। बाद वाला भाग इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है, जिसे स्खलन नलिका भी कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है स्खलन नलिका, इंग्लिश में कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। अब दो वास डिफरेंस है, दोनों में एक एक सेमिनल वेसाइकल खुल गया, अब दो इजैकुलेटरी डक्ट है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रवेश करेंगी और यूरेथ्रा में जुड़ेंगी, और जुड़ने से पहले उपस्थित होगा एक फूला हुआ भाग जिसे कहते हैं एम्पुला। तो लिखो, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्रंथि में, इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्रंथि, याद आ रहा है, भूल गए हो डायग्राम, प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है और यूरेथ्रा से जुड़ती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है और यूरेथ्रा से जुड़ती है। लिखो, यूरेथ्रा में जुड़ने के पूर्व, यूरेथ्रा में जुड़ने के पूर्व इसमें फूला हुआ भाग पाया जाता है। यूरेथ्रा में जुड़ने के पूर्व इसमें फूला हुआ भाग पाया जाता है, इसमें फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे, इसमें फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे, इसमें एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे एम्पुला कहते हैं। अगला लिखो, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के आधार से उत्पन्न होती है, यूरिनरी ब्लैडर के आधार से उत्पन्न होती है। यूरिनरी ब्लैडर के आधार से उत्पन्न होती है। देखो, इसमें आगे चलकर एक जोड़ी ग्रंथियां खुलती हैं, इसमें आगे चलकर एक जोड़ी ग्रंथियां खुलती हैं जिन्हें काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। एक जोड़ी ग्रंथियां खुलती हैं जिन्हें काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं।
जिन्हें काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने 3 ग्रंथि सुन लिया। एक कौन सा? सेमिनल वेसिकल। एक कौन सा? प्रोस्टेट ग्रंथि। और एक कौन सा? काउपर्स ग्रंथि। 3 ग्रंथि सुन लिया। आगे लिखो। यूरेथ्रा बाह्य जननांग द्वारा, यूरेथ्रा बाह्य जननांग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बाह्य जननांग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है तथा इसके द्वार को यूरेथ्रल मीएटस, तथा इसके द्वार को यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। तथा इसके द्वार को यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। अगली हेडिंग सहायक ग्रंथियां या सहायक ग्रंथि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक ग्रंथि। एसेसरी ग्लैंड लिखो। ऐसी ग्रंथियां जो युग्मक के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो युग्मक के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। जो युग्मक के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। जो युग्मक के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला सेमिनल वेसाइकल। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला सेमिनल वेसाइकल। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला सेमिनल वेसाइकल। इनकी कुल संख्या 2 होती है। इनकी कुल संख्या 2 होती है। हाँ, सेमिनल वेसाइकल में इनकी कुल संख्या 2 होती है तथा ये प्रत्येक वास डिफरेंस में खुलती। इनके द्वारा एक सफेद क्षारीय तरल, इनके द्वारा एक सफेद क्षारीय तरल, क्षारीय मतलब बेसिक। अच्छा, बेसिक का मतलब यहां पर क्षार होता है, आधार नहीं होता। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा हुआ कुछ क्वेश्चन ले आए और मैं इस पे आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग अलग अलग जगह के क्वेश्चन करते हो, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या होता है कि हिंदी मीडियम के पास जो है संसाधन थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाता है तो वो इंग्लिश में बनाता है और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता है, और ट्रांसलेशन करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग को हिंदी भी नहीं आ रही होती है। तो अनुवादन जो है उसके लिए आपका उस विषय पर कमांड होना बहुत जरूरी होता है। अब लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन बना लिया और उसको गूगल पे डाल दिया। अब गूगल से बोला ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, गूगल कर देता है, लेकिन गूगल को शब्द मालूम है, विज्ञान नहीं मालूम है।
वो आधार को क्षार नहीं समझता, मतलब बेस को वो क्षार नहीं समझता, बेस को आधार समझता। तो उसके आगे लिखा है बेसिक, तो वो ये नहीं लिखेगा क्षारीय, वो लिखेगा आधारीय। अगर वहां लिखा है कल्चर मीडियम, तो लिखा है सांस्कृतिक माध्यम। ऐसा तुम लोग, कुछ बच्चे अलग दूसरी जगह के कुछ इंस्टीट्यूट का वो लेके आए थे मॉड्यूल वगैरह क्वेश्चन पूछने, तो तुम्हारी गलती नहीं बेटा। वहां इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं जिनको केवल उद्देश्य मॉड्यूल छापना है, छाप के दे दो, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है पढ़ने वाला जाने। अपने यहाँ पेपर में देखोगे ना, ट्रांसलेशन बहुत तरीके से होता है, इतना हो जाता है कई बार तुम्ही को डाउट लगता है कि हमको हिंदी आती है। अभी जो शीट एक फुल सिलेबस पेपर दिया था, अपने यहाँ ट्रांसलेशन गूगल से नहीं होता, मैं साफ बता दूं। अपने यहाँ ट्रांसलेशन जो है अनुवादक होते हैं, जो अनुवादन करते हैं, जिनको दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है। अपने यहाँ भी वही है कि पहले क्वेश्चन इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी में अनुवादन होता है। और यही कारण है, गूगल पे डाल के ट्रांसलेट करके तो हम हर क्वेश्चन तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और अर्थ का अनर्थ जो है ना, कैसे होता है ये बात समझ लो। विद्यार्थी संधि विच्छेद करेंगे तो दो संधि विच्छेद आएंगे, विद्या का अर्थ निकालने वाले और विद्या की अर्थी निकालने वाले। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थ, विद्या धन अर्थी नहीं होता है। और विद्यार्थी कोई शब्द भी नहीं है, विद्यार्थ शब्द है। विद्यार्थ, तुम कौन हो? विद्यार्थ है। अब उसको लोगों ने थी बना दिया, विद्यार्थी हो गए। विद्या का अर्थ निकालने वाले, और एक होते हैं विद्या की। अब एक पूछ रहे सर विद्या कौन? तो अब उसके लिए भी मेरे पास है वाक्य, लेकिन वो हम यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए बहुत से ऐसे बंद कर दे हैं। नहीं, बहुत, अरे अनुवादन बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं तुमको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। ये उदाहरण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि ये उदाहरण कोई ऐसा अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता समझाने के लिए उदाहरण देना जरूरी है, जो किसी के ऊपर आप बीती हुई है। स्कूल में थे हम, 5वीं और 6वीं में थे, तो हमारे यहाँ हिंदी में निबंध लिखने को आया, ठीक है। और कुछ बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट लिया था, नहीं 5वीं नहीं, 9वीं में थे। हिंदी नहीं था लेकिन एडिशनल कुछ नहीं लिया था, सामान्यतः नहीं था। इसलिए कह रहा हूँ कि 9वीं 8वीं तक तो नहीं था, 9वीं में कुछ नहीं, एडिशनल में जब आता है ना, कंप्यूटर ले लो, एनवायरमेंटल ले लो, तो हिंदी ले लो। तो उसमें आया था कुछ लिखने को, निबंध गांधी जी के ऊपर। एक बच्चे ने 10 पेज का निबंध लिखा गांधी जी के ऊपर और 0 नंबर मिला उसको। केवल एक गलती उसने कर दी, लिखना था गांधी जी जाति के वैश्य थे, उसने आ की मात्रा लगा दी। अब ये होता है अर्थ का अनर्थ। उनका चरित्र प्रमाण पत्र का हनन कर दिया है। अब ये उदाहरण मैं ना चाहते हुए मुझे देना पड़ रहा, क्योंकि इसकी गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए ठीक है, बेस का क्षारीय और आधार बहुत फर्क होता है। तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, ये टीचर भी आजकल है ट्रांसलेशन के, बोले गूगल पे डाल के ट्रांसलेट कर दो, ऐसे ट्रांसलेशन से बचो, डुबा देगा तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर जो नाम लिखा है ये फ्लूइड,
सेमाइनल फ्लूइड, इससे मिलता जुलता एक और नाम आएगा, आगे आएगा सेमाइनल प्लाज्मा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लूइड की। इसका स्राव कहां से होता है? शुक्राशयी नलिका, जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। अब ध्यान से सुनो, कैसा तरल स्त्रवित होता है? क्षारीय श्वेत तरल स्त्रवित होता है। लिखो, इस तरल में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिब्रिनोजेन, एंजाइम्स इत्यादि, इस तरल में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिब्रिनोजेन, एंजाइम्स इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, इसका कार्य है, ये जो तरल है ये स्पर्मेटोजोआ जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेल गैमीट बोल रहे हैं। ये स्पर्मेटोजोआ को तैरने मतलब गति करने के लिए, वेग करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। ये इसका पहला कार्य है। तो लिखो कार्य, किसके कार्य की बात कर रहे हैं? सेमिनल फ्लूइड। तो लिखो सेमिनल फ्लूइड के कार्य। सेमिनल फ्लूइड के कार्य नंबर 1, ये स्पर्मेटोजोआ के वेग के लिए माध्यम प्रदान करता है। ये स्पर्मेटोजोआ के वेग के लिए माध्यम प्रदान करता है। वेग के लिए माध्यम प्रदान करता है। नंबर 2, फ्रक्टोज की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? फ्रक्टोज की उपस्थिति से स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्राप्त होता है। फ्रक्टोज की उपस्थिति से स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्राप्त होता है। नंबर 3, कैल्शियम और फिब्रिनोजेन के कारण किसके कारण? कैल्शियम और फिब्रिनोजेन के कारण इस तरल में स्कंदन क्रिया पाई जाती है। स्कंदन क्रिया पाई जाती है। अब क्षारीय है, तो जो क्षारीय पीएच होता है वो स्पर्मेटोजोआ के लिए अनुकूल होता है। तो लिख लो, ये स्पर्मेटोजोआ के लिए अनुकूल क्षारीय पीएच भी प्रदान करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन के 2 कार्य मिलते हैं। एक हम अभी लिखेंगे, एक आगे लिखेंगे। एक तो इसका कार्य है, ये स्पर्मेटोजोआ को सक्रिय करके उसे गतिशील बनाता है। उसका फ्लैजेला जो है उसमें मूवमेंट शुरू करता है। तो लिख लो, प्रोस्टाग्लैंडिन से स्पर्मेटोजोआ गतिशील होकर
सक्रिय होता है या सक्रिय रूप में बदलता है, गतिशील होकर सक्रिय रूप में बदलता है। ठीक है, ये काम हो गया किसका? सेमिनल वेसाइकल का। दूसरी ग्रंथि आ जाओ, प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की कहानी क्या है भाई, कि प्रोस्टेट ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर पाई जाती है, और यहां ऊपर से यूरेथ्रा आ रहा है और इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आ रहा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहां पर उपस्थित होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने डायग्राम में देखा था। अब इधर से आएगा यूरिन, और यूरिन का पीएच है 6 के आसपास, जो कि अम्लीय है। अब यूरिन पास हो गया तो ये पूरा मार्ग क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। स्पर्मेटोजोआ के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कैसा पीएच चाहिए? क्षारीय पीएच चाहिए। तो यूरिन के पास होने के बाद ये पूरे मार्ग को अम्लीय बनाना है, और ये काम किसका है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये रंगहीन क्षारीय तरल स्त्रवित करता है, जो पूरे मार्ग को क्षारीय बनाता है, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ का वेग सुगमता से हो पाए। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर पाई जाती है। ये ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर पाई जाती है। किसके आधार पर? यूरिनरी ब्लैडर। लिखो कि यूरिन अम्लीय होता है, यूरिन अम्लीय होता है, ब्रैकेट में लिखना पीएच 6। यूरिन अम्लीय होता है, ब्रैकेट में लिखना पीएच 6, तथा यूरिन की निकासी के बाद, यूरिन की निकासी के बाद पूरा मार्ग भी अम्लीय हो जाता है। यूरिन की निकासी के बाद पूरा मार्ग भी अम्लीय हो जाता है, पूरा मार्ग भी अम्लीय हो जाता है। अगला पॉइंट, प्रोस्टेट ग्रंथि एक रंगहीन क्षारीय तरल, प्रोस्टेट ग्रंथि एक रंगहीन क्षारीय तरल स्त्रवित करता है, जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। ये पूरे मार्ग को क्षारीय बनाता है, ये पूरे मार्ग को क्षारीय बनाता है, जिससे, ये पूरे मार्ग को क्षारीय बनाता है, जिससे, पूरे मार्ग को क्षारीय बनाता है, जिससे स्पर्मेटोजोआ का वेग सुगमता से हो पाए, जिससे स्पर्मेटोजोआ का वेग सुगमता से हो पाए, स्पर्मेटोजोआ का वेग सुगमता से हो पाए। तीसरा ग्रंथि आ जाओ, काउपर्स ग्रंथि। तीसरा आ जाओ, काउपर्स ग्रंथि, या जिसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लिखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लिखो,
इस ग्रंथि की संख्या 1 जोड़े पाई जाती है। इस ग्रंथि की संख्या 1 जोड़े पाई जाती है तथा ये यूरेथ्रा में खुलती है। तथा ये यूरेथ्रा में खुलती हैं। 1 जोड़े पाई जाती है तथा ये यूरेथ्रा में खुलती हैं। तथा ये यूरेथ्रा में खुलती हैं। इनके द्वारा एक रंगहीन क्षारीय तरल इनके द्वारा एक रंगहीन क्षारीय तरल इनके द्वारा एक रंगहीन क्षारीय तरल स्रवित होता है, जिसे काउपर्स फ्लूइड कहते हैं। जिसे काउपर्स फ्लूइड कहते हैं। रंगहीन क्षारीय तरल स्रवित होता है, जिसे काउपर्स फ्लूइड कहते हैं। ये लैंगिक संपर्क के समय स्नेहक का कार्य करता है। ये लैंगिक संपर्क के समय स्नेहक का कार्य करता है। लैंगिक संपर्क के समय स्नेहक का कार्य करता है तथा घर्षण को कम करता है। स्नेहक का कार्य करता है तथा घर्षण को कम करता है। तथा घर्षण को कम करता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। अब 3 तरल हैं अपने पास, 3 ग्रंथियों के 3 तरल। स्टार लगा के लिखना कि सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड प्लस काउपर्स फ्लूइड सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, काउपर्स फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, काउपर्स फ्लूइड, इन तीनों को एक साथ सेमाइनल प्लाज्मा इन तीनों को एक साथ सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ को एक साथ सीमेन कहा जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ को एक साथ सीमेन कहा जाता है। सीमेन कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ चौथा पॉइंट। 4 पार्ट पढ़े थे, 3 हो गए, चौथा आ जाओ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जनना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हाँ भाई, कहाँ पहुंचे थे? अरे अब बुढ़ापा आ गया। हाँ, अभी नहीं आया? आ गया बुढ़ापा। हो गया यार, 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। रिटायरमेंट ले लूं? नहीं, अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मेरी जिम्मेदारियों का वहन कर सके तो मैं रिटायरमेंट ले लूं।
मैं इतना नहीं पढ़ाना चाहता हूँ यार, मजबूरी में पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ दिन में मेरी 2 क्लास हो बस, एक इंग्लिश की एक हिंदी की, और 2 क्लास हो, और उस 2 क्लास में पूरी एनर्जी लगा दो। बहुत बैचेस पढ़ाने का मेरा शौक नहीं। अगले साल से मैं यही करूंगा, अगले साल से केवल 2 बैच पढ़ाऊंगा, एक इंग्लिश एक हिंदी। हाँ, उसमें जिसको पढ़ना हो, लात खानी हो जिसको उसमें। बाकी अब मैं पढ़ाना, अरे 15 साल हो गया यार, एक इस तुमको पढ़ाई नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया है, रिटायर होना है, रिटायरमेंट जरूरी है। पवन सर, हाँ, 10वें अवतार है, जैसे नहीं अमर होते हैं कुछ लोग, वैसे ही पवन सर की मैंने फोटो देखी 2001 की, उस समय वो ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, अब ज्यादा यंग लगते हैं। हमने कहा सर ये रिवर्स कैसे किया आपने? बोल रहे हैं मेरा उम्र दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हमने कहा देखना 18 में मत पहुंच जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पवन सर फिट है एकदम, उनकी उम्र तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता, इतना बुढ़ापा नहीं, फिर मैं पौराणिक कहलाऊंगा। सर ने तो मेंटेन किया है, सर ने तो सुबह दौड़ते हैं, जाते हैं। क्या नहीं दौड़ना? अरे कभी देखा 100 किलो का आदमी दौड़ेगा? पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी भाई, अपन उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। कभी देखा 100 किलो का आदमी दौड़े, जैसे धम धम आवाज आती है, ऐसे चलने पे तो अभी स्टेज की चीखें निकल रही होती है, आगे वालों को सुनाई देती है ऐसे चल। बहुत एहतियात से कदम रखना पड़ता है कि पता चला इसमें देखो, इस वाले में और उस वाले में 2 प्लाई डलवाई मैंने। नहीं, अपने शरीर के अकॉर्डिंग डलवाई। इसमें ना 2 प्लाई डलवाई है ताकि थोड़ा मजबूती बनी रहे, है ना, थोड़ा ठोस कदम उठाते हैं हम। इसमें भी डलवानी। चलो कुछ नहीं, ज्यादा 2 रोटी खाते हैं यार। देखो कुछ लोगों का ऐसा होता है कितना भी खा लें वजन नहीं बढ़ता, हमारे साथ उल्टा है, पड़ोसी खाए हमारा वजन बढ़ता है। मैं किसी को देख लूं ना वो खा रहा है तो उसका भोजन मुझे लग जाता है, जस्ट लाइक बाली। याद आ रहा है बाली? Who was बाली? बाली का ऐसा वरदान था कि उसके सामने कोई लड़ने के लिए आता था तो उसकी आधी ताकत इसमें शामिल हो जाती थी। हमारे साथ भी कुछ वैसा ही, कोई हमारे सामने खाना खा रहा तो आधा पोषण हमको मिल जाता है बिना खाए। और हमारे परदादा का नाम है अंगद, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाली एंड अंगद। इसीलिए मेरे बहुत एहतियात से पैर रखता हूं, कहीं रख दूं पृथ्वी से भारी पैर हो जाए। अंगद का था ना पैर। मैं गांव गया, अब गांव वालों के गांव वाले सोच रहे हैं सार्कास्टिक का, मैं बहुत सार्कास्टिक हूँ। तो गांव पे गया तो मेरे सार्काज्म मतलब अभी समझोगे थोड़ी देर बाद। गांव पे गया मैं अभी होली के टाइम पे, तो एक पड़ोसी थे मेरे, तो कह रहे हैं अरे भैया यार तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। हमने कहा तो मैं भाई अब जहाँ उबड़ खाबड़ सड़क है तो मैं थोड़ा पैर संभाल के चल रहा हूँ, क्योंकि मोच वोच आ गई ना कोई उठा भी नहीं पाएगा। हमने बोलते हैं कि भैया आपका वजन बहुत बढ़ गया। हम कहा हमको टेंशन नहीं है, मरने के बाद तुम ही लोग उठाओगे हमको। तुम लोग अपनी
अपनी व्यवस्था कर लेना कि कौन उठाएगा। पड़ोसी हो ना, हमारे रिश्तेदार हो, तो हम तो चले जाएंगे, अब जो रहेगा उसको उठाएगा तो उसका। तो तुम लोग ध्यान रख, तुम लोग थोड़ा खाओ पियो, अपना सेहत बनाओ कि कम से कम, हाँ 4 से उठे ही नहीं, मान लो 40 लगाना पड़ा। तो फिर बोले, फिर मैं जा रहा था तो मैं बहुत संभाल के पैर रख रहा था कि पैर न मुड़ जाए। बोले भैया बहुत संभाल संभाल के पैर रख रहे हो। हमने कहा क्या करें, अंगद हमारे परदादा हैं, नाम हमारे परदादा का अंगद है, थोड़ा तो असर आएगा ही, पैर जहां रखेंगे कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ है, इसलिए पैर बहुत संभाल संभाल के रखना पड़ा। तो ऐसी गांव वाले ना, गांव में चले जाओ, मौका नहीं छोड़ते। मुझको याद आ रहा है कि कुछ साल पहले मैं गांव गया तो एक पड़ोस में एक व्यक्ति थे, चाचा लगते हैं, उन्होंने बोला अरे कुछ नौकरी वोकरी कलर कुलर की लगी कि अभी ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं। हमने कहा ना ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं। बोले हमारे लल्ला को पढ़ा दो, 200 रुपया महीना दें। अब हम क्या बोले, हमने कहा तुम्हारा लल्ला कौन सी क्लास में है? बोले 8वीं में गया आपकी। हमने कहा अभी उसको 4 साल पढ़ाओ, उसके बाद जब वो हमारे पढ़ने लायक हो जाए तो हमारे पास भेज देना, पढ़ने लायक होगा तब भेजना, क्योंकि हम नालायकों को नहीं पढ़ाते। वो डायरेक्ट है तो हम भी डायरेक्ट हैं। तो हमारे गांव में फिल्टर नहीं लगता, अनफिल्टर्ड चलता है सब। वहां अनफिल्टर, वहां तुमने अगर फिल्टर लगाया तो फिर तुम पिछड़ जाओगे। गांव में तो ऐसे ही चलता है, जैसा जो सुनना चाहता है वैसा सुनाना पड़ता है। चलो, वो बताया था एक कहानी तुम लोगों को ना, वो काका बगल में पड़ोसी जिनको मिठाई खिलाने ले, बताए थे ना तुम लोगों को। अभी नए साल पे जाऊंगा, नए साल की मिठाई लेके, एक धोती कुर्ता और मिठाई का एक बेहतरीन वाला डब्बा। मुझे लग रहा है 1 साल और ले जाना पड़ेगा। शुगर उनका ज्यादा बढ़ गया है, जल्दी ही मिठाई का खर्चा भी बचेगा। तो याद रखना बेटा, जो विरोधी हो, अरे भाई उसका सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम आगे ना उनसे तो बढ़ोगे जिन्होंने तुम्हारा सपोर्ट किया, लेकिन वो तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे जिन्होंने तुम्हारी अवहेलना की या तिरस्कार किया। ठीक है, जिन्होंने तुम पे उंगली उठाई, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह उठाया कि अरे ये थोड़ी कर पाए, ना ना, इसके लक्षण ना है, वही करेगा। करते हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कहाँ, उस लड़कों को तो फिर भी ठीक है, लड़कों तो घर वाले मान लेते हैं ये तो घोषित आवारा है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत रहती है। लड़कियों के साथ दिक्कत ये रहती है कि सब लोग ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम विफल होके लौटो और वो अपने फन निकाल के तुमको डसे। लड़कियों के साथ बड़ी चुनौतियां रहती हैं, दोनों की चुनौतियां अलग अलग है, लड़कों की अलग है, लड़कियों की। तो लड़कियों ने कहता भैया विशेष ध्यान अपने लक्ष्य पे, पूरी ऊर्जा लगा दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पूरी ऊर्जा लगाओ। और लड़कों को तो क्या है, घर वाले घोषित कर चुके हैं तुम लोग जाओ भगो यहां से, कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है, तुमको तो घर ही में रखना है उनको।
ये मानसिकता उनकी पहले से। है भाई, लड़का हो कुछ भी हो ठीक है, आएगा तो घर ही में, यहां भगा देंगे। कहां भगाएंगे? इसलिए कह रहा हूं अभी समय है, पूरी ऊर्जा लगा लो, कॉलेज ले लो बढ़िया वाला, अपनी अपनी क्षमता अनुरूप कॉलेज ले लो। 4 महीने हैं क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत अच्छे से। पूरी ऊर्जा, जीएमसी मिल जाए। जिस दिन जीएमसी मिल गया, होता है ऐसा, मैं दोनों को बता रहा हूं, लड़कों का और लड़कियों का। जैसे लड़का है, अगर तुम्हारा कॉलेज नहीं मिला किसी कारण से, कि प्रिपरेशन कर रहे थे, नंबर थोड़े कम आ गए, कॉलेज नहीं मिला, इतने ताने सुनोगे ना, कान से खून निकल जाएंगे दोनों, इतने ताने पड़ेंगे। हाँ गए थे बहुत बड़े बल्लम बनने, डॉक्टर बन गए थे, कंपाउंडर नहीं बन पाए। उनको लगता है 1 साल में ना तुम इतना बड़ा तीर मार लो जो उनके खानदान ने कभी 100 साल में न मारा, वो तीर तुम 1 साल मार लो। और बच्चे मार भी लेते हैं, इसी क्लास में चमत्कार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे आते हैं और 1 साल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, या मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं, फ्री सीट उठा लेते हैं। ये चमत्कार ही होते हैं, और यहां होते हैं, हर साल होते हैं। तो आप भी ऐसे चमत्कार का, उसमें वो नहीं है ओम फट स्वाहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये चमत्कार केवल हमारी, आपकी और आपके माता पिता की, तीनों की मेहनत का समायोग होता है। और आप कर ले जाते हो, करते हो, करेंगे बच्चे, इस साल भी करेंगे, बेहतरीन करेंगे, पूरा विश्वास है। मुझे तो विश्वास है कि अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस साल आएगा। लगो तुम लोग, मुझे विश्वास है तुम लोगों को, अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस साल आएगा, और हर बैच से आएगा, हर बैच से। लगी तो अगर लड़का सेलेक्ट ना हो, वो घर गया, टीवी देख रहा है, टीवी देखते कि घर वालों ने देख लिया, यही सब है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। मोबाइल चला रहा, दिन भर मोबाइल चला रहा हूं। जब यहां इतनी देर चला रहे हो तो वहां कितनी देर चला रहे होगे? भले उस लड़के ने तैयारी के समय मोबाइल को एकदम किनारे रख दिया और वहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम किसी का मर्डर कर दो, गोली मार दो, किसी घर पे आ जाओ गोली मार के। हाँ ठीक है, लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार, कर दिया कर दिया, सोच समझ के किया, हो जाता है, लड़कपन में हो जाता है। लड़का है, गरम खून है, कर दिया। उस विपरीत अवस्था होती लड़कियों के साथ, हालांकि मेरा अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, सिलेक्शन ना हुआ भाई साहब, खाना पीना दूभर हो जाएगा, घर वाले कम रिश्तेदार ज्यादा, सब शेषनाग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 7 फन निकल जाएंगे सबके और डस डालेंगे। और वही सिलेक्शन हो गया तो वही शेषनाग उनकी छाती पे लौटेगा जिंदगी भर। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो उनको खाना हजम नहीं होगा भाई, और जिंदगी भर वो शेषनाग उनकी छाती पर लौटेगा। जब जब तुमको देखेंगे तब तक 2-2 फीट जमीन के अंदर धंसते जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारा अस्पताल खुल गया, उनका कब्र खुद गया। वो मतलब ऐसा ही समझ लो हालत होती है भाई। दुनिया का ही नियम है, कभी कोई दूसरा किसी दूसरे को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। तुम आगे बढ़ोगे ना, केवल 2 लोगों को खुशी होगी।
मम्मी पापा अलग अलग हैं। केवल दो लोगों को खुशी होती जिसमें एक मम्मी पापा है, मम्मी पापा को बांट रहा है, और दूसरे होते हैं तुम्हारे टीचर। तुम्हारे सक्सेस में सबसे ज्यादा खुशी होती है इन्हीं दो लोगों को, माता पिता और गुरु। रिश्तेदारों को खुशी नहीं होती। हाँ 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 हाँ, ये सब भ्रम है। उनकी छाती पे लौटता हुआ सांप तुमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्हें महसूस बहुत होता है। तो इसीलिए कहता हूं थोड़ा मिठाई का डब्बा ले जाया करो। लाए थे आपके लिए बढ़िया वाली मिठाई, बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है अभी ठीक है, यहाँ तो पढ़ रहे हो ठीक है, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो हम बहुत याद आएंगे तुमको। वहां ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। ये तो बात है सर। हाँ अभी पहुंच गया क्या मेडिकल कॉलेज में? वहां ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे जो तुमको, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना तो होता ही है, जीवन की चुनौतियों से लड़ना कैसे है, क्योंकि हम भी उन्हीं जीवन की चुनौतियों को जीकर आए हैं, देख कर आए हैं, और तुम्हें आगे क्या क्या देखना है वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं ना, उनसे पूछ लेना कि भाई मेडिकल कॉलेज में तो चले गए हो, बढ़िया बढ़िया टीचर मिले, वहां ऐसे खूबसूरत टाइप के टीचर होते हैं, तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद करते, बात तो तुमसे करते नहीं, अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड। तो वहां जाने के बाद ना याद हम बहुत आएंगे तुमको। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। लिखो, कि नर जनन तंत्र में बाह्य जननांग, नर जनन तंत्र में बाह्य जननांग, बाह्य जननांग मांसल अंग है, बाह्य जननांग मांसल अंग है जिसे पेनिस कहते हैं। बाह्य जननांग मांसल अंग है जिसे पेनिस कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें कोमल पेशियां, इसमें कोमल पेशियां पाई जाती हैं, इसमें कोमल पेशियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, इन पेशियों में रक्त से भरी गुहाएं, इन पेशियों में रक्त से भरी गुहाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें साइनस कैविटीज कहते हैं। रक्त से भरी गुहाएं उपस्थित होती हैं, रक्त से भरी गुहाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें साइनस कैविटीज कहते हैं। रक्त से भरी गुहाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें साइनस कैविटीज कहते हैं। इन्हीं के कारण ये पेशियां, इन्हीं के कारण ये पेशियां स्पॉन्जी टिश्यू या स्पॉन्जी ऊतक, इन्हीं के कारण ये पेशियां स्पॉन्जी ऊतक या स्पॉन्जी टिश्यू बन जाती। लिखो, पेनिस का अग्रभाग, पेनिस का अग्रभाग चौड़ा और शंकु आकार का होता है। पेनिस का अग्रभाग चौड़ा और शंकु आकार का होता है, चौड़ा और शंकु आकार का होता है, जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। देखो, इसके ऊपर
जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, इसके ऊपर एक ढीली त्वचा की परत पाई जाती है। इसके ऊपर एक ढीली त्वचा की परत पाई जाती है। ढीली त्वचा की परत पाई जाती है जिसे प्रिप्यूस, ढीली त्वचा की परत पाई जाती है जिसे प्रिप्यूस कहते हैं। ढीली त्वचा की परत पाई जाती है जिसे प्रिप्यूस कहते हैं, जिसे प्रिप्यूस कहते हैं, जिसे प्रिप्यूस कहते हैं। अगली हेडिंग डालो, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण, गैमीटोजेनेसिस। देखो, युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये क्रिया दो प्रकार की पाई जाती है। ये क्रिया दो प्रकार की पाई जाती है। ये क्रिया दो प्रकार की पाई जाती है। नंबर एक स्पर्मेटोजेनेसिस और नंबर दो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है। नंबर एक स्पर्मेटोजेनेसिस और नंबर दो oogenesis। अगला पॉइंट लिखो, ये क्रिया जनद अंगों में, ये क्रिया जनद अंगों में संपन्न होती है। ये क्रिया जनद अंगों में संपन्न होती है, यानी गोनैड्स, जिसमें आते हैं टेस्टिस और ओवरी, जनद अंगों में संपन्न होती है और निम्न प्रकार से पाई जाती है। जनद अंगों में संपन्न होती है और निम्न प्रकार से पाई जाती है। निम्न प्रकार से पाई जाती है। पहला लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन लिखो। नर में पाई जाने वाली युग्मक निर्माण की क्रिया, नर में पाई जाने वाली युग्मक निर्माण की क्रिया। अगला पॉइंट, ये प्यूबर्टी की आयु में, ये प्यूबर्टी की आयु में प्रारंभ होती है। ये प्यूबर्टी की आयु में प्रारंभ होती है। ये प्यूबर्टी की आयु में प्रारंभ होती है। अब प्यूबर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी अवस्था जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी की आयु। तो हेडिंग डालो प्यूबर्टी, हेडिंग डालो प्यूबर्टी। देखो, एक ऐसी आयु जिसमें
एक ऐसी आयु जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, एक ऐसी आयु जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है, एक ऐसी आयु जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है, जिसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है। देखो, नर में इसकी आयु 14 से 16 वर्ष, नर में इसकी आयु 14 से 16 वर्ष तथा मादा में आयु 12 से 13 वर्ष पाई जाती है, या 12 से 14 वर्ष पाई जाती है। नर में इसकी आयु 14 से 16 वर्ष, मादा में इसकी आयु 12 से 14 वर्ष पाई जाती है। अच्छा, एक होता है एज ऑफ प्यूबर्टी और एक होता है एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज अलग है, प्यूबर्टी की एज अलग है। एडोलेसेंस की एज क्या होती है? एक ऐसी आयु, ध्यान से सुनो, एक ऐसी आयु जब किसी भी व्यक्ति में जैविक, मानसिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन यानी बिहेवियर के परिवर्तन पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एज ऑफ एडोलेसेंस। इसकी आयु जो होती है 12 से 18 वर्ष होती है। कब से कब तक? 12 से 18 वर्ष, यानी इसका एज रेंज ज्यादा है। किसका? एडोलेसेंस का। ये वो समय है जब व्यक्ति में मानसिक, रासायनिक, उसके व्यवहारात्मक कई तरह के परिवर्तन आते हैं, और वो पूरे परिवर्तन की जो आयु है उसे कहते हैं एज ऑफ एडोलेसेंस। तो अगला लिखो, एज ऑफ एडोलेसेंस। एज ऑफ एडोलेसेंस लिखो कि वह आयु जिसमें व्यक्ति में जैविक, रासायनिक, व्यवहारिक, वह आयु जिसमें व्यक्ति में जैविक, रासायनिक, व्यवहारिक तथा भौतिक परिवर्तन पाए जाएं, उसे एडोलेसेंस की आयु कहते हैं। भौतिक परिवर्तन पाए जाए उसे एडोलेसेंस की आयु कहते हैं। इसकी सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, इसकी सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक पाई जाती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक पाई जाती है। अब एडोलेसेंस का एज मतलब समझो, ये वो उम्र है जिसको सामान्यतः हम लोग बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं? टीन एज। जिसकी उम्र में टीन आता है, 13, 14 से लेकर 19 तक की जो आयु होती है, इसमें दिमाग घुटने से नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? घुटने से नीचे। अब ऐसा नहीं है, अब मैं उस पीढ़ी का हूं तो हो सकता है कि मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन हर पीढ़ी के लोगों को समझने के लिए जो मनोविज्ञान है वो अलग होता है। अब आजकल की पीढ़ी का मनोविज्ञान अलग है। हमारे समय हम वो हैं जो मतलब इस आयु में कब आए थे? अगर हम बात करें जिस आयु में तुम हो, उस आयु में हम 2006-2007 में थे। तो बात है कि तब तुम पैदा हो गए थे ना सब लोग। तो कुछ लोग अंकुरित हुए होंगे, कुछ लोग नहीं हुए होंगे। तो अब हमारी पीढ़ी उस समय अलग दौर से गुजर रही थी और तुम्हारी पीढ़ी इस समय अलग दौर से गुजर रही है। एक जो है उदाहरण से समझाता हूं। जैसे ये वो दौर है जब विपरीत लक्षणों वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण विकसित होता है। अब हम उस उम्र में थे तो अपन को ऐसा लगता था अपने को कि यार ये नायिका है हमारे जीवन में,
और इस नायिका की एक फोटो मिल जाए जिसको हम अपने कमरे में ऐसे सजा के रख लें और सुबह उठे तो आंख खुले तो नायिका के दर्शन। ये वो समय था। अब आज का समय है वो मतलब अब ऐसा नहीं, आज के समय में इस उम्र में जो है तो नायिका भाई इंस्टाग्राम आईडी पे 1000 फोटो डाला हुआ है, फ्री टू एक्सेस है ना, फ्री टू एक्सेस है। मतलब कितनी बार तो, अब हमारा समय था भाई अपना मोहल्ला और बाजू का मोहल्ला, बाजू वाले मोहल्ले में नायिका रहती थी। अब कहीं भी जाना हो आपको तो अपनी गाड़ी कहीं भी जाना हो रास्ता उसी मोहल्ले से होकर जाता था। अब अपने को इधर जाना है लेकिन ना, पहले जाएंगे उधर, एक राउंड लगेगा फिर उधर। तो अब ये जो समय है वो समय अब नहीं रहा। आज भी उस घर के सामने से गुजरते हैं तो फिर यादें ताजा हो जाती हैं। चलो ऐसा होता है। तो अब ये हो गया एडोलेसेंस की एज। ये वही एज है जो रात के 12 बजे समोसा ढूंढने निकलते हैं, याद आ रहा है ना? ये वही उम्र है जो रात के 12 बजे समोसा ढूंढने निकलते हैं। तो वो होता है कि भाई कहीं भी जाना हो रास्ता उसके घर से ही होकर जाता था, और कहीं से आना हो तो भी रास्ता उसके घर से ही होकर आता था। अरे बहुत क्या बताएं, अब किसी दिन फुर्सत से बात होगी। हाँ नहीं, आज संडे है तो क्या हुआ, कल मंडे भी है, परसों ट्यूसडे है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे किसी को समाज में बदनाम नहीं करना चाहिए, है ना? अब उसका अलग जीवन है कहीं और हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत हुआ सम्मान। तो एडोलेसेंस की एज समझ गए, ठीक है। अब ये वही एज है जब अपने को लगता है कि नहीं हम बहुत टैलेंटेड हैं, घर वाले हमारे टैलेंट को नहीं समझ रहे हैं, घर वाले हमको आज भी नकारा ही समझते हैं। बहुत टैलेंटेड हैं घर वाले, मम्मी तुम नहीं समझती हो, पापा आप नहीं समझेंगे, अच्छा माँ बाप नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारा घुटना मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो घुटने से भी नीचे जा चुका है। तो जैसे जैसे उम्र बीतती है ना फिर समझ में आता नहीं यार मम्मी पापा से बहुत, जैसे एक समय होता है, मैं तुम लोग बता रहा हूँ, जब आप छोटे होते हो तो जब आप छोटे होते हो तो घर में हर व्यक्ति आपको स्नेह के नजर से देखता है, अरे मेरा कुच्चू कुच्चू छोटू छोटू। फिर आपको लगता है अरे हम तो कितने चहेते हैं सबके, जब आप टेडी बियर टाइप के होते हो। फिर आपको लगता है अरे नहीं हमको देखो बुआ भी कितना प्यार करती है, हम चाचा भी, सब घर में हमको सब मानते हैं, इतना हम सबसे चहेते हैं घर में, ऐसा अपने थॉट आता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र जब बढ़ती है 12 13 14 15 के आसपास पहुंचते हैं तो लोगों का वो लगाव कम होने लगता है। अब अपने को लगने लगता है अरे अभी तक तो हम सबके चाहते थे, अब हमको सब जो है ताना मार रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों की ही गलती है, इसमें उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, पारिवारिक एनवायरनमेंट, उसकी भी गलती होती है, उसको भी समझना होता है। हर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अलग होती है, हर पीढ़ी अपने पहले वाली पीढ़ी से अलग होती है। तो अगर आपको अपनी आगे वाली पीढ़ी के हिसाब से समझना है तो उसका जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे तुम लोग का मनोविज्ञान, तो हम तुम्हारे मनोविज्ञान को समझेंगे तभी आज की पीढ़ी के हिसाब से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जैसे तुम लोग यंगस्टर हो, दिन भर हम गैंगस्टर हैं, तुम लोग यंग हो, अब तुम लोग की जो दिक्कत परेशानी बातचीत, क्या होता है कि हम दिन भर इसी उम्र के लोगों के बीच में रहते हैं,
तो जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और थोड़ा मेरी उम्र के टाइप के लोग मिलते हैं तो मुझको लगता है कितनी खूसट टाइप की बातें करते हैं, बुढ़े हो गए हैं। फिर मुझे याद आता है नहीं, व्यक्ति की संगत जो होती है वो उसके मानसिक स्थिति को निर्धारित करती है। तो मेरी संगत कैसी है? यंग लोगों की, तो मेरा मानसिक स्थिति हमेशा यंग बना रहता है। अगर यही मेरी संगत जो है वृद्धाश्रम टाइप के लोगों से हो जाए तो मेरी भी सोच कैसी हो जाएगी? खुसट टाइप की। तो हर पीढ़ी की साइकोलॉजी अलग होती है। अब जैसे तुम लोग हो, कुछ लोग रात के 1 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 बजे पढ़ाई कर रहे हैं और उसका स्टेटस डाल रहे हैं, 1 बजे पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो पढ़ाई है या प्रदर्शन है? वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई मेहनत जो है अकेले में होती है, और जो समाज को दिखा कर किया जाए वो प्रदर्शन होता है। जैसे आप मंदिर जाते हो, कुछ लोग मंदिर जाते हैं सब भगवान के सामने ऐसा फोटो खींचते हैं। मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, ना कि प्रदर्शन के लिए। मंदिर जाओ, दर्शन करो, पढ़ाई करो। ये वो चीजें होती हैं जो अकेले दिखाया नहीं जाता, नजर लग जाती है। ठीक है, तो पढ़ो, अकेले में पढ़ो एकदम। हाँ, नंबर में दिखाई दे, जब रिजल्ट आए तो दिखाई दे कि हाँ 670, 680, 720 नंबर में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, 730 मत ला देना भैया, हम बोलेंगे भी नहीं कि तुम हमारे विद्यार्थी हो। ठीक है, तो एडोलेसेंस की एज और प्यूबर्टी की एज समझ में आ गया? कहां तक पहुंचे अपन लोग? आगे बढ़ते हैं। तो लिखो कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया निम्न प्रकार से पाई जाती है। क्या है भाई ये?
स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट है। इसके बारे में हम लोग लिख चुके हैं। कहाँ लिखा है? जब अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा था तो क्या लिखा था? स्पर्मेटोगोनिया विभेदन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है तो स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जाता है सर्टोली सेल से जुड़ता है, विकसित होता है और किसमें बदल जाता है? स्पर्मेटोजोआ। और इस परिवर्तन को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यही अपन ने लिखा है, ये उसी का फ्लो चार्ट बना लीजिए। बन गया? चलो इसमें 2-3 पॉइंट लिखने हैं, जरा लिखेंगे। क्या लिखना है? 2-3 पॉइंट भैया, कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस लिखो। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस संख्या को बढ़ाने के लिए होता है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस संख्या को बढ़ाने के लिए होता है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस संख्या को बढ़ाने के लिए होता है। अगला पॉइंट, विभेदन के बाद कोई भी माइटोसिस विभाजन नहीं होता। विभेदन के बाद कोई भी माइटोसिस विभाजन नहीं होता। कोई भी माइटोसिस विभाजन नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तथा चार स्पर्मेटिड बनते हैं। भाई, एक से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और फिर मियोसिस 2 होगा तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। यानी प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट,
देखो, मियोसिस 1 के बाद वाली कोशिकाएं, मियोसिस 1 के बाद वाली कोशिकाएं हैप्लॉइड, बाद वाली कोशिकाएं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी क्या बोलेंगे? हाँ, अगुणित होती हैं। हैप्लॉइड ब्रैकेट में लिखना एन, ब्रैकेट में लिखना एन। अगली हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और इसे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बस वही बचा है, बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ।